हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड, ग्रेट, अमेजिंग। ये वाले लेक्चर में जैसा कि आपने थंबनेल या फिर ऑन द टाइटल देख लिया होगा, आरपीटी के बारे में पढ़ने वाले, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा वास्ट वाला सेक्शन है, सिर्फ उस सेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, अलग अलग जगह जाता है। ये सिर्फ कंपनीज एक्ट में नहीं, ये एलओडीआर में भी है। इसको हम थोड़ा सा करके ऐसा नहीं कर सकते, इसको डिटेल में समझना है। तो इस वाले लेक्चर में आपके लिए क्या क्या लगने वाला देख तो चलो। हम पढ़ने वाले कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शंस? 276, 277, 177, 180। सर एक मिनट, ये तो हमने पढ़ा था ना बोर्ड कमिटी वाले। पूरा नहीं पढ़ा था हमने, कुछ पार्ट छोड़ा था क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आता है, वहाँ पे हमें ज़्यादा दिखना था। और कुछ एटसेट्रा अलग अलग छोटे मोटे सेक्शन ऐसे दिखने वाले। फिर इसके साथ में ये जो आपको दिख रहा है ना, गाइडेंस नोट ऑन आरपीटी, ये है आईसीएसआई की वेबसाइट से डाला, उसमें पूरी डिटेल एनालिसिस है। नॉट जस्ट सी सेक्शन में क्या है, इसको और बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल में समझना है तो गाइडेंस नोट कहाँ पे ढूंढना है इसको, ये कहाँ पे मिलेगा? वैसे तो आईसीएसआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाओगे तो वहाँ पे आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगा जिसपे हमने कुछ अनोटेशंस करके रखे। ये होगा, ये वीडियो का पार्ट 1 आरपीटी के बारे में। अगले वीडियो में पार्ट 2 एलओडीआर का देखेंगे। क्या देखेंगे? एलओडीआर। इसमें मेनली क्या देखने वाले? रेगुलेशन 23 और बाकी कुछ शेड्यूल वेड्यूल देखेंगे छोटा मोटा। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जस्ट लेट मी अनजूम इट। ओके, फिर से एक बार, लॉज ऑन आरपीटी कौन से भाई साहब? कंपनीज एक्ट, रूल्स मेड देयर अंडर 177, 188। फिर कुछ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड वो नहीं देखने वाले हम, ये वाला ही देखेंगे। फिर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, रेगुलेशन 23 शेड्यूल 5, ये देखेंगे। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला? नहीं, वो जरूरत नहीं हमें देखने की, बट इतना देखना है बस, इतना भी एज इन दिस। ओके ना, इन्होंने यहाँ पे कुछ थियरी देखी रखी है, मैंने भी कुछ आपको अलग से मेरा एक पीडीएफ बना के दिया था जिसमें सिर्फ लॉ वगैरह। गाइडेंस नोट में एग्जैक्टली उन्होंने लॉ नहीं लिख के रखा, वो क्या बोल सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों के एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, बट मैंने आपको क्या देख के रखा है? नॉर्मल थियरी, इसी के साथ में हमारा लॉ, रूल्स वगैरह सब कुछ देखे रखा है, तो आप आराम से रेफर कर सकते हो। बट अभी चलो, मेरा सवाल है, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? ओके सर, एक चीज तो समझना है, रिलेटेड पार्टी मतलब कोई तो भी रिलेशन होना चाहिए दो पार्टीज में, तब उनको रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। और ट्रांजैक्शन तो कोई भी डील अरेंजमेंट वगैरह। तो सुनो, ये एक पर्सन, ये एक पर्सन, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई अरेंजमेंट हो रहा है, यानी अग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी डील हो रही है, कोई भी डील हो रही है। ओके, कोई भी डील हो रही है। अब इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है कि दो लोगों में कोई ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है, डील हो रही है, एक दूसरे के साथ पैसे वैसे कर रहे हैं। अब सुनना, बिटवीन, ये बोलना चाहता है बिटवीन रिलेटेड पार्टीज। अब रिलेटेड पार्टी क्या होता है वो भी देखेंगे कुछ क्षणों के बाद में। बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, इर्रिस्पेक्टिव, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या, प्राइज इज चार्ज्ड और नॉट, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्राइस चार्ज की थी नहीं। अब रिलेटेड पार्टी का सबसे सिंपल एग्जांपल है रिलेटिव, सबसे सिंपल। रिलेटिव यानी सारे रिलेटिव नहीं, क्लोज वाले। मान लो मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, ये मेरे से कौन हो गए? रिलेटेड पार्टी हो गए। तो मान लो ये हूँ मैं, ये मैं, ये है मेरा भाई, मेरा भाई। अब हम दोनों के बीच में इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुनना, जैसा कि आपको याद होगा कि मैं बहुत बड़ी कंपनी का बहुत बड़ा शेयर होल्डर हूँ, एकदम टॉप की कंपनी है मयूर लिमिटेड। मैं वहाँ पे एक डायरेक्टर भी हूँ, सीईओ भी हो सकता हूँ, चेयरमैन भी हो सकता हूँ, अपुनिश भगवान है वो कंपनी में। तो सुनना, मैं डायरेक्टर हूँ। अब अगर एज ए डायरेक्टर मैं कंपनी की बिहाफ पे ट्रांजेक्शन वंजेक्शन करता हूँ, तो अगर मैंने अपने भाई को वो करवा के दी ट्रांजेक्शन तो प्रॉब्लम है? वेल सर, प्रॉब्लम हो सकती है,
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन इटसेल्फ इज नॉट बैड, बुरी बात नहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना। लेकिन सुनना, अगर ये देखो क्या हुआ, ये है ABC फर्म, कोई तो भी एक फर्म है, ये हमें कोई तो भी गुड्स बेचते हैं और हम ना इनको क्या करते, सुनना, ये हमें कोई गुड्स बेचते हैं, हम इनको ₹500 पर यूनिट पैसे देते हैं। इनको कितना पैसे देते हैं? ₹500 पर यूनिट, नॉर्मल है मार्केट में। लेकिन जब मैं मेरे भाई से खरीद रहा हूँ सेम चीज, हम उसको पेमेंट कितना दे रहे हैं? ₹600। ओ, या फिर सुनो, इसको हम ₹500 में ही दे रहे हैं, बट कुछ काइंड ऑफ ट्रेड में बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हर बार जब हम गुड्स खरीदते हैं तो सामने वाले से हम क्रेडिट पीरियड लेते हैं। जब भी हम बोलते हैं तेरे से 500 में खरीदेंगे, लेकिन हमको क्रेडिट पीरियड चाहिए 2 महीने का, 2 मंथ्स, हम तुमको 2 महीने बाद ही पैसे देंगे। लेकिन इसमें 500 देके क्रेडिट पीरियड जानबूझ के हम कितना इसको दे रहे हैं? 1 मंथ या 0, कम जानबूझ के, ताकि क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है। अब इन चीजों को क्या बोलेंगे? ये जो ऐसे होते हैं ना प्राइजेस, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, जो कि हम एक्ट में अभी एक्ट में जाएंगे, बस मैं एक बेसिक क्लियर करवाना चाहता हूँ। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, अगर कोई ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टीज में हो रहा है वो आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आई थिंक आपको बेसिक क्लियर हो चुका होगा। अब एक बार हम एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर गाइडेंस नोट, एक्ट वगैरह सब घूमते हैं। सर ये सब थियरी का क्या करना है? आप पढ़ लेना, ये बस आपके नॉलेज के लिए। मैंने एक बात बता दी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बुरी बात नहीं है। अब अच्छी बात कैसे है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे भाई के साथ ट्रांजैक्शन है, शायद कंपनी के थ्रू अगर मैं उससे करवा रहा हूँ, मेरा उस पर ट्रस्ट ज़्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ मैं उसके बिहाफ पे कि नहीं यार ये अच्छा ही काम करके देगा, वॉट एवर, ऐसे कोई चीज़ें बोल सकता हूँ। तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना छोटी सी। अब आते हैं असली खिलाड़ी की तरफ, इसको ही तो पढ़ना है, इसके लिए ही तो हम आए हैं। तो सुनना, सबसे पहला क्या बोलता है? एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिवन बाय रेजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड, मतलब बिना बोर्ड के कंसेंट के, बाय अ बोर्ड रेजोल्यूशन एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड है भाई साहब, रूल 15 ऑफ MBP rules, meeting of board and its power rule 2014. No company shall enter into any contract or arrangement with a related party with respect to. Okay, सुनना अभी जल्दी से, ये जब हमने बोला ना, इसको हम सिंपल अभी कट करते, ये तो एग्जाम्पल के लिए था। अब आपको लॉ की लैंग्वेज याद रखनी है ना, तो अब यहाँ पे आना, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, वो तो समझाने के लिए वैसा था, ऊपर थियरी में जो मैंने दिया वहाँ पे भी वैसी लैंग्वेज है, बट हमें क्या पढ़ना है? लॉ। तो कंपनी ने, सुनना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई अरेंजमेंट में एंटर नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको पता है, नॉर्मल। अरेंजमेंट यानी अग्रीमेंट, समझ लो सिंपल भाषा में। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क मालूम है? अग्रीमेंट यानी नॉर्मली दो चीज पे अग्री कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, ऐसा विद अ रिलेटेड पार्टी। ओके, अब सुनना, अब हम इतना यहाँ तक पढ़ते हैं और फिर जाएंगे हम एक एक चीज को समझने की। रिलेटेड पार्टी क्या होता है? ओके, रिलेटेड पार्टी के साथ में विथ रिस्पेक्ट टू क्या? सेल, परचेज, सप्लाई। सेल, परचेज, सप्लाई किस चीज का? गुड्स या कोई मटेरियल का, या फिर सेलिंग या किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ करना, बाइंग, सेल करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना, मतलब बिना बेचे कुछ तो भी उसका डिस्पोज कर देना, या फिर खरीदना किसी भी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल या एनी काइंड, मतलब यहाँ पे काइंड का यहाँ पे मतलब है मूवेबल और इमूवेबल। एनी काइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? मूवेबल, इमूवेबल। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को लीज पे देना। ओके, अवेलिंग और रेंडरिंग एनी सर्विस, मतलब अवेलिंग मतलब सर्विस किसी से लेना, रेंडरिंग मतलब किसी को सर्विस देना। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट, किसी एजेंट को अपॉइंट करना, क्यों? ताकि वो हमारे भी यहाँ पे किसी चीज का परचेस या सेल कर सके। किस चीज का? गुड्स, मटेरियल, सर्विस या प्रॉपर्टी, इन चारों में से किसी का भी या फिर चारों का भी हमारे बिहाफ पे, एज इन कंपनी के बिहाफ पे परचेज या सेल करके दे। सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी एंड, मतलब किसी रिलेटेड पार्टी को
एज एन प्लेस ऑफ प्रॉफिट में बिठाना कंपनी में। अभी प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है सर, समझेंगे आज, बाद में समझाता हूँ। अभी के लिए बस एक छोटी मोटी ध्यान देना, कहाँ पे, कंपनी में, उसकी सब्सिडरी में, उसके एसोसिएट में। इसमें सेक्शन में कोई लिमिट्स नहीं दी हुई है। लिमिट्स कहाँ पे है, यहाँ पे। तो देखने वाले के जरूर देखेंगे। ओके फाइनली, मतलब ये चारों में तो नहीं चलता, वो उस बंदे को अगर करने वाले हो तो उसको हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। ट्रांजैक्शन, अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटी डेरिवेटिव देयर ऑफ और ऑफ द कंपनी, मतलब अंडर राइटिंग अग्रीमेंट करवाना किसी बंदे के साथ में। ओके, इसके नीचे वाला पार्ट भी देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। हमको पहले तो क्या करना है, ये वाला एक पार्ट समझना है। सेक्शन 2 क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टी क्या होता है, और उसी में एक जगह पे बोला ना रिलेटिव, तो हम रिलेटिव भी समझेंगे। बट जैसा कि हमने बोला था, क्या बोला था सर आपने, कि 177 में भी है और 188 में भी है। तो 177 पढ़ने से पहले मैं बस आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ कि 177 में कहाँ पे है रिलेटेड पार्टी, और फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और उधर घूमेंगे अपन। सुनना, अब देखना, आपने पढ़ा था 177, मैंने स्क्रीन पे बोर्ड कमिटी वाले लेक्चर में दिखाया था। उसके चौथे वाले सबसेक्शन में, फोर्थ सबसेक्शन में क्या बोलते हैं कि बोर्ड की कमेटी का काम क्या क्या होगा, उसका एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है, याद है मैंने बताया था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसमें काम होते हैं कमेटी के, वो बोल रहे उसमें मैंडेटरीली ये काम होने चाहिए नीचे के। कौन से थे, ये पहला था मतलब वो ऑडिटर से रिलेटेड वगैरह वगैरह, ये 3 काम थे। और चौथा वाला काम था अप्रूवल और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी विथ रिलेटेड पार्टी। इन्होंने लैंग्वेज कैसे लिखी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है इन्होंने लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी। ओके, अब यहाँ पे आगे उन्होंने जो बोला है, मतलब अगर कोई अप्रूव करना है किसी ट्रांजैक्शन को जो रिलेटेड पार्टी हो, या फिर बाद में उसको मॉडिफाई करना है, तो उसमें आता है। अब उससे रिलेटेड एक रूल है कि उन्होंने बोला ओमनीबस अप्रूवल दे सकते हैं। ओमनीबस क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, बट एक ओवरव्यू मिल चुका है। इसको आप खुद से रिलेट कर लेना, एकदम प्यारे तरीके से चार्ट से समझते हैं। वाह वाह वाह, यहाँ से समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। सुनना, क्यों यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कह सकते हैं, पूरा एग्जैक्टली रूल्स भी देके रखे हैं। वहाँ पे रूल्स नहीं थे सर, डेफिनेशन में भी रूल्स होते हैं। हाँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल करके एक है, उसमें होता है। अब सुनना अच्छे से सुनना। 276 जो है, 2 क्लॉज 76 कंपनीज एक्ट का रिलेटेड पार्टी के बारे में बताता है। कंपनी है, अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर है, कोई उनका केएमपी या उनका रिलेटिव है, कंपनी का डायरेक्टर केएमपी उनका रिलेटिव, कंपनी के डायरेक्टर केएमपी का, उनको हम क्या बोलेंगे, रिलेटेड पार्टी। तीनों को रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी फर्म जहाँ पे हमारा डायरेक्टर मैनेजर या रिलेटिव क्या है, पार्टनर है, कोई भी फर्म जहाँ पे हमारा डायरेक्टर मैनेजर या रिलेटिव पार्टनर है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जहाँ पे हमारा डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव क्या है, मेंबर है या फिर डायरेक्टर है। प्राइवेट कंपनी में अगर हमारा डायरेक्टर मैनेजर या उनका रिलेटिव क्या है, मेंबर है, यानी शेयर होल्डर है, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है, या फिर वो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है। ओके ओके ओके, और सुनना भाई साहब, अगर हम सुनो, ये फर्म हमारी क्या बन गई, रिलेटेड पार्टी, प्राइवेट कंपनी हमारी बन गई रिलेटेड पार्टी। लेकिन पब्लिक कंपनी कब बनेगी, यहाँ पे डायरेक्टर मैनेजर। रिलेटिव की बात है कि भाई साहब यहाँ पे रिलेटिव का नाम भी नहीं लिया, ऊपर दोनों केस में उन्होंने बोला रिलेटिव भी होगा, यहाँ पे बोले डायरेक्टर और मैनेजर बस। अगर पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर है तो पब्लिक कंपनी हमारी क्या हो गई, तुम और मैं रिलेटेड पार्टी हो गए दोस्त, ऐसे कंपनी हमारी बोलेगी। और कंपनी को चलो यहाँ पे नाम दे देते हैं मयूर लिमिटेड फॉर टेम्परेरी पर्पजेस। तो मयूर लिमिटेड है भाई साहब, या फिर सुनो, यहाँ पे इन्होंने एक प्रोविजन ऐसा क्यों दिया है, सिंपली ऊपर लिखा था प्राइवेट कंपनी में मेंबर, पब्लिक में क्यों नहीं, एकदम क्विकली बताता। पब्लिक कंपनी भाई साहब कोई भी मेंबर बन सकता है, प्राइवेट कंपनी में 200 की लिमिट होती है, मालूम है। तो सुनना, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है, बस ताकि हम अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ना होने दे, तो डायरेक्टर क्या बेचारा शेयर भी ना खरीदे कंपनी में। अरे डायरेक्टर का भी हक बनता है कि शेयर्स में पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट करे, बड़ा बड़ा आदमी बने। अब अगर वो थोड़े बहुत पैसे डाल रहा है, कुछ मान लो रिलायंस में उसने 1 करोड़ रुपए डाल दिए, तो रिलायंस मेरी मयूर लिमिटेड और रिलायंस को अगर आप ऐसे ही रिलेटेड पार्टी बनाओगे, प्रॉब्लम हो सकता है।
यस हो सकता है। तो इन्होंने बोला है होल्ड्स विथ रिलेटिव मतलब अकेले या फिर विथ रिलेटिव 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा। किसका? उस पब्लिक कंपनी का। मान लो पब्लिक कंपनी हमारी रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसका 2% है पेड अप शेयर कैपिटल, उससे ज्यादा अगर हमारा डायरेक्टर में मैनेजर उनके रिलेटिव के साथ मिलके 2% से ज्यादा ओन करते हैं, तो पब्लिक कंपनी यानी रिलायंस मयूर लिमिटेड की क्या हो गई? क्या हो गई? रिलेटेड पार्टी। वेरी गुड। सिर्फ मेंबर बनना नहीं है। मान लो मैंने रिलायंस के शेयर 1 करोड़ के खरीदे, लेकिन वो सिर्फ 1% के हो रहे, वैसे तो बहुत ही कम है, बहुत कम है, लेकिन मान लो 1% के, मान लो, तो फिर 1% में हम हैं क्या भाई साहब? कुछ हमें तेरा मेरा नाता कोई कुछ भी नहीं, बस हम मेंबर है कंपनी और ये पब्लिक कंपनी है रिलायंस, क्या कुछ है क्या इनका नाता रिलेटेड पार्टी का? नहीं। ओके, अगला कंपनी। अरे यार ये तो ऐसा पार्ट है कि मैं क्या बोलूं, ये तो एकदम ऐसे मुंह पे आपके आना चाहिए। कंपनी की होल्डिंग कंपनी, अरे भाई साहब पप्पा जैसे लगते हैं हमारे, पप्पा जैसे। अगर हमारी होल्डिंग कंपनी है तो वो हमारी क्या हुई? रिलेटेड पार्टी। सब्सिडरी, अरे ये हमारे बंधु है, बंधु मतलब बंधु नहीं, ये हमारे बेटे है, बेटे, समझे? बेटे एज इन सब्सिडरी मैंने अक्वायर की, होल्डिंग मुझे अक्वायर कर रही है, समझे? तो उसके हिसाब से रिलेटेड पार्टी। फिर सिस्टर कंसर्न। अब बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि सिस्टर कंसर्न क्या होता है। जैसा कि पेरेंट कंसर्न यानी होल्डिंग कंपनी, सिस्टर कंसर्न मतलब मेरी जो होल्डिंग कंपनी है, मेरी जो होल्डिंग कंपनी है, उसी होल्डिंग कंपनी की दूसरी सब्सिडरी जो मैंने नहीं अक्वायर की, वो उस होल्डिंग कंपनी ने अक्वायर की। सर ये क्या बोलना चाहते हैं? सुनो, ये है मयूर लिमिटेड, ये है एबीसी जो मयूर की क्या है? सब्सिडरी, और ये है पीक्यूआर जो क्या है? मयूर की सब्सिडरी कंपनी। ये दोनों एक दूसरे की क्या हुई? सिस्टर कंसर्न। क्या हुई? सिस्टर कंसर्न, समझे? तो कोई भी सिस्टर कंसर्न है तो उनको क्या बोलेंगे हम? ये भाई बंधु बहने बहने, ये हो गई रिलेटेड पार्टी। और इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये हमने 186 वाले वीडियो में देखा था, तो जरूर देख लेना। वैसे तो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है। ओके, अब आगे ये वाले पॉइंट पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, बॉडी कॉर्पोरेट, सुनना, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो जाएगा? रिलेटेड पार्टी हो जाएगा अगर उस बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड, उसका एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर उसका मैनेजर, डायरेक्शंस आर डायरेक्टर्स मैनेजर हुज बोर्ड। ओके, थोड़ा सा मेरे से लैंग्वेज में गलती हो चुकी है, बट आप समझ जाना क्या कहना चाहता हूँ। जिसका बोर्ड, जिसका एमडी, जिसका मैनेजर क्या है? अकस्टम टू एक्ट है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ आर बोर्ड, हमारे बोर्ड के डायरेक्शन पे क्या है वो? जस्ट अ सेकेंड, मैं उसको ठीक करके देता हूँ। ओके, ठीक से लिख दिया है मैंने, थोड़ी से पहले शायद वो कुछ मिट गया होगा वहाँ पे। तो जिसका बोर्ड क्या है? अकस्टम टू एक्ट है। ओके यार, अकस्टम टू एक्ट है ऑन डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ आर कंपनी, मतलब मयूर लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल मैं खुद एबीसी लिमिटेड के बोर्ड, एबीसी लिमिटेड से मेरा कोई नाता नहीं, मान लो एबीसी लिमिटेड मेरी सब्सिडी वेबसिडी कुछ नहीं, एबीसी लिमिटेड बस है। एबीसी लिमिटेड के बोर्ड को, एमडी को या फिर मैनेजर को मैं कुछ तो भी बताता हूँ वो मान लेता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं शैडो डायरेक्टर। मतलब मैं उनकी कंपनी में मेरा कोई नाता निकता नहीं है, लेकिन मैं भले ही मैं इधर हूँ, मयूर लिमिटेड के बिहाफ पे मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी भाई साहब, कैसा है? दूसरे एग्जाम्पल में आएगा, यहाँ पे नहीं। जो बॉडी कॉर्पोरेट हमारे इस पे, हमारे डायरेक्टर वगैरह के इस पे चलती है। दूसरा, अगला सुनना, एनी पर्सन जिसकी डायरेक्शन पे डायरेक्टर और मैनेजर आर अकस्टम टू एक्ट, मतलब डायरेक्टर मैनेजर ऑफ कंपनी, ऑफ द कंपनी, कुछ लेटर सच में मिट गए यार वहां से, ठीक है। डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ आर कंपनी आर अकस्टम टू एक्ट। सुनो, हमारी कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर, हमारी मयूर लिमिटेड के डायरेक्टर मैनेजर को कोई एक बंदा कोई तो भी सिग्नल दे रहा है, बंदा एज इन नॉट सिर्फ कोई भी पर्सन में, बॉडी कॉर्पोरेट भी आता है, आपने पर्सन की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में पढ़ी होगी, पर्सन एज इन बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह वो सब, ओके, पर्सन में आते हैं। तो अब मेरी बात सुनना, फॉर एग्जाम्पल टाटा की कंपनी में रतन टाटा जी डायरेक्टर नहीं है,
बट जो उनके डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको डिसीजन लेना होगा कोई भी मेन, तो फिर वो जाके उनसे कंसल्ट करते, उनसे पूछते। तो वो कौन है? एक पर्सन है, जस्ट अ सेकेंड, समझे आप कि रतन टाटा जी भले ही बोर्ड पे नहीं है, लेकिन उनकी एडवाइस, उनकी इंस्ट्रक्शन पे, उनकी डायरेक्शन पे जो टाटा के डायरेक्टर्स है वो क्या है? अकस्टम टू एक्ट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इस कंसेप्ट को हम वैसे तो शैडो डायरेक्टर बोल सकते हैं। वो भले ही बोर्ड पे नहीं है, लेकिन उनकी शैडो बोर्ड पे, समझे? शैडो डायरेक्टर ऐसा समझ सकते हो। ओके, समझे? इतना पार्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, ये बॉडी कॉर्पोरेट या एनी पर्सन का पार्ट सुनना, अच्छे से सुनना। ये एक्सेप्ट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब मैं हूँ एक पर्सन एज अ सीएस, मैं सीएस बन चुका हूँ, मान लो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ और कंपनी को मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरी डायरेक्शन पे, मैं मान लो कंपनी का सीएस भी नहीं हूँ, मैं कोई पीसीएस हूँ, मेरी फर्म है, मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ, मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, वो मेरी बात मान के वो काम कर रहे हैं, तो भाई साहब मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरा काम ही है एडवाइस देना, उसके बदले मैं पैसे लेता हूँ। तो आप कैसे बोल सकते हो कि मैं रिलेटेड पार्टी हूँ? नहीं बोल सकते। तो समझे, अगर मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये सारे काम कर रहा हूँ, मान लो बॉडी कॉर्पोरेट है कोई तो भी, मेरी कंपनी का काम है, ये मयूर लिमिटेड का काम है फाइनेंशियल एडवाइस देना, और कोई तो भी बॉडी कॉर्पोरेट एबीसी लिमिटेड हमसे पूछने, हमने बताया, उनकी बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ने उस एडवाइस को लेके इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हम रिलेटेड पार्टी हुए क्या? वो कस्टम टू एक्ट, अरे मेरा काम ही है एडवाइस देना फाइनेंशियल, मेरी कंपनी का, अगर उन्होंने हमारी बातें मानी है तो वो तो सिर्फ प्योरली ये बिजनेस रिलेशन है, आप हमको रिलेटेड पार्टी ना बनाए। और एक फाइनल सा पॉइंट है जो हमको सेक्शन में नहीं लेकिन रूल्स में दिखता है, डीम्ड रिलेटेड पार्टी का क्या मतलब है? डीम्ड रिलेटेड पार्टी का क्या मतलब है? सुनना, यहाँ पे हमने इतना देखा कि होल्डिंग कंपनी क्या है? हमारी रिलेटेड पार्टी है, लेकिन आगे देखना, डीम्ड रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर केएमपी होल्डिंग कंपनी के, सुने क्या? होल्डिंग कंपनी है ना, यहाँ पे आते सुनो, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर इनके केएमपी, लेकिन डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आएगा, और भाई साहब इनके रिलेटिव, इनके क्या रिलेटिव, डायरेक्टर और केएमपी के रिलेटिव भी आएंगे, समझे? होल्डिंग कंपनी, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आई थिंक यू गॉट इट। और अब रिलेटिव रिलेटिव बोल रहे थे, यहाँ पे हमने कहाँ पे पढ़ा, चलो देखते हैं। रिलेटिव एक यहाँ पे अभी अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा, इसके अलावा यहाँ पे रिलेटिव पढ़ा, यहाँ पे रिलेटिव पढ़ा, यहाँ पे रिलेटिव पढ़ा। रिलेटिव का मतलब क्या है वैसे सर? रिलेटिव मतलब मेरे चाचा का लड़का, मेरे मामा का लड़का, फिर मेरे मम्मी पापा, सब कुछ आते हैं सर, सब कुछ आता है, मतलब पूरी दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम, सभी मेरी दुनिया रिलेटिव। ऐसा कैसे चलेगा भाई साहब? तो लॉ में उनको बताना पड़ा कि रिलेटिव क्या होता है। तो रिलेटिव मतलब ये देखो, अगर ये मैं हूँ, ये हूँ मैं मयूर, तो मेरी स्पाउस, ये देखो, इसको भी हम बोलते हैं रीड विथ रूल्स, रीड विथ रूल्स, वो स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन रूल्स में है। अगर एक्ट में देखो तो दो ही चीजें बनते हैं, हस्बैंड वाइफ, मेंबर ऑफ एचओएफ, बस। बट इसको ज्यादा खींच के दिया है इन्होंने, यहाँ पे लिखा नहीं क्या पॉइंट, ओके। एस मीन्स स्टेप, आपको दिख ही रहा होगा अभी, देखा होगा, चलो सुनो आप भी। मैं मेरी स्पाउस यानी मेरी वाइफ, स्पाउस का मतलब वाइफ नहीं होता, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, अगर मैं मेल हूँ तो मेरी वाइफ फीमेल होगी, और अगर मैं फीमेल हूँ मान लो, तो मेरा हस्बैंड मेल होगा। तो उस हिसाब से मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे यानी मेरे बेटा, मेरी बेटी, ये सब क्या हुए? रिलेटिव। लेकिन मेरी बहू, मेरा दामाद भी क्या हुआ? रिलेटिव। मेरे बहू, मेरे दामाद भी रिलेटिव हो चुके, समझे? मेरे भाई का बेटा, मेरी बहन की बेटी रिलेटिव है? नहीं, नहीं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, मेरे पर पोते भी नहीं है, समझे? मेरी स्पाउस, उसकी मम्मी पापा भी मेरे रिलेटिव में नहीं आते, समझे? अब एस का क्या मतलब है? स्टेप फादर। आपको स्टेप का समझता होगा ना, स्टेप क्या होता है? वैसे तो मालूम होगा, लेकिन मान लो दो लोग थे, एक लड़का एक लड़की, उनका बेटा था, एक की मौत हो गई, इसने दूसरी शादी कर ली। अब जिसने दूसरी शादी की है
मतलब लड़की की मौत हो गई, लड़के ने दूसरी शादी कर ली। अब जो मम्मी उसने क्या किया, दूसरी शादी की जो मम्मी आ रही, उसका पहले से एक बेटा था, क्या ये बायोलॉजिकल पेरेंट है? नहीं, तो ये क्या हुई, स्टेप पेरेंट, समझे? तो स्टेप होता है, तो कहाँ कहाँ पे, सुनो 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 ध्यान देना, स्टेप फादर भी रिलेटिव है, स्टेप मदर रिलेटिव है, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन भी रिलेटिव है, बट स्टेप डॉटर कंपनीज एक्ट में रिलेटिव नहीं। आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं है। ओके, मेरे पास इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट स्टेप डॉटर इज नॉट अ रिलेटिव एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, भाई साहब एचयूएफ के जो भी मेंबर, मान लो मेरी एचयूएफ है जिसमें जो भी मेंबर है, अगर मेरी एचयूएफ में मैंने मेरे चाचा को मेंबर बना दिया है, तो क्या मेरे चाचा बनेंगे क्या मेरे रिलेटिव? बन गए, समझे? ओके, 177 को यहाँ से देखने वाले बाद में, तो आई थिंक आपको ये एक पार्ट समझा होगा। अब सुनना इसको, अब अच्छे से समझेंगे। हमने थोड़ा 177 देखा, थोड़ा 188 देखा, अब ध्यान देना ये क्या कहना चाहता है। दो केसेस होते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के, जो यहाँ पे हाईलाइट किया वही है 177 में, 188 में। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी मैंने लिख के दिखाया था, वो होता है 188 में। और रिलेटेड पार्टी, क्या ये दोनों एक चीज है या कुछ अलग है? तो सुनना, यहाँ पे भी इन्होंने लिख के दिया है, सुनो। एवरी ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी मे नॉट बी अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मतलब हर रिलेटेड पार्टी के साथ में जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, हर ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी के साथ में करते हो, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा, इसकी क्या गारंटी? ऑल्दो हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है रिलेटेड पार्टी के साथ में, ऑफ कोर्स, सिंपल सा है। सर ये क्या दिमाग का भाजी पाला कर रहे हो? तो एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर फॉरेन कंपनी और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया देखा है, सुनना, ये है CIOI। अब CIOI यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। क्या इट इज इक्वल्स टू, क्या CIOI इज इक्वल्स टू फॉरेन कंपनी? मुझे ये बताना, दोनों ही इंडिया के बाहर है, बट क्या इसका ये मतलब है कि दोनों ही फॉरेन कंपनी है? नहीं नहीं नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज डिफरेंट। कंपनीज एक्ट में प्रॉपरली लिखा है फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। इंडिया में क्या है इसका प्लेस ऑफ बिजनेस? CIO का इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस। तो हमें क्या लग रहा था, CIO यानी फॉरेन कंपनी। समझे? उसी तरीके से होता है ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ऐसे नहीं करना, समझे? अलग अलग है। तो 177 में भी बोलते हैं और 188 में भी बोलते हैं। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट यहाँ तक। तो एक बात फिर से एक बार सुन लेना, 188 में जो ट्रांजैक्शन दी उनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे, 177 में अलग से थी। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कि ऐसे दो डिवाइड ही क्यों किए उन्होंने? तो अब हम पढ़ने वाले ऐसा क्यों है। ओके, ये एक पार्ट मैंने जो यहाँ पे मार्क करके रखा है वो बाद में पढ़ लेना है, आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा कि हर बार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बुरा नहीं होता है, क्यों नहीं, एग्जांपल्स वगैरह भी दिए हैं यहाँ पे कुछ कुछ, तो एक बार देख लेना। ओके, यस वी आर हियर। अब बोलोगे सर जल्दी से हमको प्रोविजो पढ़ा, हमको पढ़ना है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों सर, क्यों? क्योंकि हमको रूल पढ़ना पड़ेगा पहले। रूल में दिया गया है बहुत सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था ना प्रिस्क्राइब्ड। सर यहाँ पे आपने पढ़वाया था, हाँ यस प्रिस्क्राइब पढ़ा था ये वाला हमने, तो अब प्रिस्क्राइब वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा, बाद में हम प्रोविजो की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें अच्छे समझना है। कंपनी शैल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी सब्जेक्ट टू कंडीशन। मगर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर करना है किसी रिलेटेड पार्टी के साथ में, तो कंडीशंस क्या फुलफिल करनी इन्होंने बोला है। सुनो, एजेंडा है, इसको हम चलो नोट से पढ़ते हैं ये वाला पार्ट, और फिर 3 से उधर जाके देखते हैं। मैं तो जानता हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ। एजेंडा, बोर्ड मीटिंग, हमने बोला बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो बोर्ड मीटिंग का एजेंडा देना पड़ता है नोटिस के साथ में। तो उस एजेंडा में भाई साहब बताओ रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, उसके साथ रिलेशन क्या है, जो आप ट्रांजैक्शन करने वाले उसका नेचर एंड ड्यूरेशन क्या होगा, क्या मटेरियल टर्म्स है इंक्लूडिंग वो वैल्यू कुछ है क्या वो बताओ, फिर कोई एडवांस पे किया है या रिसीव किया है, अगर उस ट्रांजैक्शन में आपने पे या रिसीव कुछ किया वो बताओ। मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइसिंग, आपने प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन की, या फिर कमर्शियल टर्म्स कैसे, मैंने बताया आपको क्रेडिट पीरियड फॉर एग्जांपल, ऐसी अलग अलग चीज़ें।
और फिर इसके साथ में डिस्काउंट, ये बहुत सारी चीज़ें आती है, आई थिंक आपको समझता होगा। क्रेडिट प्रैक्टिकल में आता है सब कुछ, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बोथ इंक्लूडेड, अगर आपने एज अ कॉन्ट्रैक्ट उसमें लिखा है, उसको कमर्शियल बेनिफिट्स दे रहे हो या फिर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ बताओ। फेयर डिस्क्लोजर, भाई साहब ने बोला डिस्क्लोजर करना जरूरी है। क्या सारे फैक्टर्स जो भी रिलेवेंट है आपने कंसिडर किए? अगर नहीं किए तो डिटेल्स ऑफ फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड विद रैशनल फॉर नॉट कंसिडरिंग दिस फैक्टर। ओके, any other information relevant or important for board to take decision on the proposed transaction। बहुत सिंपल, बहुत इजी। क्या बोलना चाहते हैं? कोई भी अदर इंफॉर्मेशन जो कि रेलेवेंट है या फिर इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, उनको लेना अगर डिसीजन तो लगेगी। वेयर एनी डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी। इंटरेस्टेड हो भाई साहब तो आपने मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होना है, मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं होना चाहिए। ये पार्टिसिपेशन नहीं बोल रहे कि पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए, जब वो डिस्कशन चल रहा है आपने मीटिंग में ही नहीं होना चाहिए। ओके, अब भाई साहब ये पार्ट है फर्स्ट प्रोविजो जो हमने पढ़ा है, फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट प्रोविजो टू 188 एक्सेप्ट विद प्रायर अप्रूवल। ओके सुनना, except with the prior approval of company by resolution, a company shall not enter into transaction where transaction or transaction to be entered into this क्राइटेरिया दिया है इन्होंने। हम बोल रहे हैं सुनो, ये हमने पढ़ा, ये इन पे कुछ लिमिट्स लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं हम? लिमिट्स लगाने वाले हैं कि इससे ऊपर आप करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा, इससे नीचे करोगे तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से चलेगा। ओके सुनो, प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह ऑफ कंपनी हैविंग इन दिस। सुनो क्या बोलना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन सच अमाउंट और ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी एंटर्ड एक्सेप्ट विद प्रायर अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन। तो ये दो पार्ट इतना ही बोलना चाहते हैं। सुनो अब यहाँ पे आते हैं, हम पढ़ने वाले वो पार्ट, इससे पहले ये वाला पार्ट समझो। अगर ट्रांजैक्शन जो करने वाले हैं वो विद इन गिवन लिमिट, जो हम लिमिट पढ़ने वाले उसके अंदर है, तो आप सिर्फ BR पास कर लो और काम हो जाएगा। लेकिन इफ इट्स अबव लिमिट, अबव सच लिमिट, तो भाई साहब आपको BR के साथ में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, तो ही आप कर सकते हो। लिमिट से ज़्यादा ऐसा नहीं बोल रहे कि लिमिट से ज़्यादा जा नहीं सकते आप, कभी भी प्रोडक्ट में क्या होता है लिमिट तक है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से करता है, ज़्यादा नो कंपनी शाल बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कंपनी नहीं करना है एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। ऐसे खेल खेलते हैं वो। चलो अब एक बार जल्दी से लिमिट्स देखते हैं। A contract arrangement with respect to clause A to E of subsection 188 with criteria mentioned below। A से E तक जो हमने 5 चीजें पढ़ी थी ना, उनके बारे में सुना। और सेल, परचेज, सप्लाई गुड्स और मटेरियल का डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मतलब हम खुद से कर रहे हैं या फिर किसी बंदे को हमने एजेंट अपॉइंट किया, वो हमारे बिहाफ पे काम कर रहा है। अगर वो पूरा जो सेल, परचेज, सप्लाई था गुड्स मटेरियल का 10% और मोर ऑफ कंपनी का टर्नओवर है, 10% और मोर मतलब कम से कम कंपनी के टर्नओवर का 10% तक का सेल या वगैरह कर रहे हो, किसके साथ में? रिलेटेड पार्टी के साथ में। तो ओके समझे, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं, आपको बेचना है ना बेचो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने रिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो कितना 10% ऑफ मोर, तो प्रॉब्लम है। इसको नीचे का पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ऊपर वाली बातें बोल रहे हैं। ओके, सेलिंग या डिस्पोजिंग और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ये वही सेम पॉइंट। 10% और मोर ऑफ कंपनी का नेटवर्थ, नेटवर्थ यहाँ पे टर्नओवर एज इन जो खरीदी बेची करके आता है अमाउंट। सुनो जस्ट सुनो, टर्नओवर मान लो सिंपल काइंड ऑफ होता है सेल्स अमाउंट या फिर जो भी रिसीट्स आते हैं कंपनी के पास में, सेल्स या रिसीट्स जो भी आते हैं उसको टर्नओवर, एकदम सिंपल भाषा में समझो। और नेटवर्थ का यहाँ पे मतलब आ सकता है सिंपल भाषा में टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। समझो, बहुत सिंपल समझे, नेटवर्थ और टर्नओवर ये ऐसा वाला कैलकुलेट। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी डाल सकते हो आप, लेकिन ये सिंपल भाषा में सबसे सिंपल। टर्नओवर क्या होता है? पैसे कितने आ रहे हैं,
और नेटवर्थ क्या होता है, हमारे पास असेट्स एक्चुअली में कितने, इफेक्टिव असेट्स कितने, नेटवर्थ का मतलब है हमारी इफेक्टिव असेट्स। मान लो लाइबिलिटी सब कुछ हटाओ, बचे हुए असेट्स है वो हमारे कितने, हमारी नेट वर्थ कितनी है, असेट्स हमारी वर्थ है, लेकिन लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद हमारी वर्थ जितनी बचती है वो नेट वर्थ होती है। ओके, ये इतना आता है। फिर लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड 10% और मोर ऑफ टर्नओवर। फिर इसके बाद में अवेलिंग और रेंडिंग ऑफ सर्विस अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ टर्नओवर। ओके, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कुछ दिया है, वो 4 चीजें हमने पढ़ी थी A to E तक की। अब आगे बढ़ने से पहले ये इतना कहना चाहता हूँ, सुनो। It is hereby clarified that the limit specified in clause 1 to 4 shall apply for transaction to be entered individually or taken together with previous transaction during a financial year. पहली बात तो इसको एक देखो, ये जो भी ट्रांजैक्शन है ना हमको एक साल में देखना है, 10% और मोर एक साल का देखना है, अगले साल में फिर से अलग से काउंट करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर मतलब एग्रीगेट में देखना है हमको, एग्रीगेट में, समझे? एग्रीगेट समझता होगा ना, हमने इससे पहले एक ट्रांजैक्शन किया था 5% का, अभी हम 6% का कर रहे, हमने 10% तो डायरेक्टली क्रॉस नहीं किया, अरे कर रहे हो भाई साहब, एक साल में 5 और 6 मिलकर 11 बन रहे ना, गिनो तो सही सही से। अगला, फॉर अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी प्लेस ऑफिस और प्लेस फॉर प्रॉफिट इन अ कंपनी, इज सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, कहाँ पे कंपनी में, मयूर लिमिटेड में, मयूर लिमिटेड की सब्सिडरी में और मयूर लिमिटेड की एसोसिएट में, एट अ मंथली रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपीज, 2.5 लाख से ज़्यादा। ओ यार सर, ठीक है, इतना समझे कि अगर हम किसी बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी को, कहाँ पे, मयूर लिमिटेड में, उसकी सब्सिडरी में, उसके एसोसिएट में, और उसको रेम्यूनरेशन दे रहे कम से मतलब ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा का, तो हम बोलेंगे इसको ये। बट सर ये प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? वैसे तो मैं खुद से ही लिख के दिखा देता, बट स्टिल यहाँ पे एक्ट में दिया है तो एक्ट से पहले समझते हैं, एक्ट से पहले समझते हैं। ऑफिस और प्लेस फॉर प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब भी क्या है? ऑफिस और प्लेस मतलब किसी बंदे को जहां पे अपॉइंट करते हो वो जगह, सॉरी ध्यान देना, where such office or place is held by director, if the director holding it receives from the company anything by way of remuneration over and above remuneration to which he is entitled as a director by of salary, fee, commission, perquisites, rent free accommodation otherwise। सर मेरी आंखें जल रही, क्या कहना चाहते हो? सुनो 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 सुनो, सिंपल भाषा में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर मयूर लिमिटेड में एक प्लेस वैकेंट है फॉर डायरेक्टर, एक प्लेस क्या है, वैकेंट है फॉर डायरेक्टर, हम किसी बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं, ये है हमारी एक रिलेटेड पार्टी, ये रिलेटेड पार्टी है, हम इसको यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं एज डायरेक्टर। प्रॉब्लम ये नहीं है, अब सुनना, दो चीजें, क्वालिफाइड टू बी डायरेक्टर, ये क्वालिफाइड है टू बी डायरेक्टर, और नॉट क्वालिफाइड, ये क्या है, नॉट क्वालिफाइड, दो केसेस है। अब इसको हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, कितना भी दे, वो अभी 2.5 लाख वाला पॉइंट छोड़ दो, प्लेस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब निकालेंगे? अगर ये क्वालिफाइड है तो इसको अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या ये प्लेस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनेगा क्या? नो। बट अगर ये क्वालिफाइड नहीं है तब भी हम इसको कंपनी में रख रहे हैं, इसका कोई सा, हम बोल रहे थे, हम बाकी डायरेक्टर्स का क्राइटेरिया क्या था भाई साहब, कम से कम सबका एमकॉम हो जाना चाहिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमकॉम एज इन नॉट एग्जैक्टली बोला, हमने बोला पोस्ट ग्रेजुएट बंदा होना चाहिए तभी हम डायरेक्टर बनेंगे, और ये भाई साहब ये 12वीं फेल थे मिस्टर रिलेटेड पार्टी, इसको हमने डायरेक्टर बना दिया, क्वालिफाइड है नहीं है, या फिर कोई सेट ऑफ स्किल्स चाहिए थे कि भाई साहब कंप्यूटर का जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए और इसके पास है ही नहीं, तो इसको नॉट क्वालिफाइड। तो क्या ये कंपनी में ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है? यस। अगर ये ऐसा ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, कितना, 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा, भाई साहब सर ये क्या बोल रहे हो, मतलब किसी को ऐसी नौकरी भी मिल सकती है 2.5 लाख से ज्यादा और वो क्वालिफाइड नहीं? हाँ मिलती है भाई साहब, क्यों नहीं, मतलब रिलेटेड पार्टी भाई साहब, और ये मेरे भाई का मेरा बिजनेस है,
मैं अपने भाई को कैसे तो भी ऐसे कंपनी में खींच के ला रहा हूँ और फैमिली में पैसा लेके आना चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है वैसे, समझे समझे। हाँ बोल दो यार। हमने अभी एक कंसेप्ट समझ ली, अभी इसको रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब है क्या सिर्फ सैलरी बोल रहे हैं क्या हम, ये क्या सिर्फ सैलरी है या ये रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन। तो हम बोल रहे हैं रेम्यूनरेशन, सैलरी नहीं सिर्फ, रेम्यूनरेशन वाइडर टर्म है, इसमें जो सब कुछ आ जाता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, सब कुछ। ओके, बहुत सारी चीजें होती है। तो रेम्यूनरेशन अगर 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा है तो भाई सब मस्ती चल रही है एकदम कंपनी में। वेयर सच प्लेस और ऑफिस इज हेल्ड बाय इंडिविजुअल अदर देन डायरेक्टर और बाय एनी फर्म, मतलब किसी इंडिविजुअल ने या फिर किसी फर्म को या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को, इनको हमने वो जगह दी है। अब इंडिविजुअल कौन सा, डायरेक्टर को छोड़ के, एज इन हमने मैनेजर अपॉइंट किया कंपनी में, हमने किसी बंदे को सीनियर मैनेजमेंट में अपॉइंट किया, सीईओ सीएफओ वगैरह, डायरेक्टर नहीं है लेकिन हमने अपॉइंट किया कंपनी में, किसी फर्म को अपॉइंट किया, किसी प्राइवेट कंपनी को अपॉइंट किया, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को अपॉइंट किया, किसी कोई भी काम करने के लिए, रिसीव्स फ्रॉम कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन, सैलरी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है, कुछ अलग लग रहा है, नहीं ऑलमोस्ट सेम है बस। द एक्सप्रेशन आर्म्स लेंथ प्राइस, ओके, से आगे बढ़ने से पहले सुनो, ये एक पहला पॉइंट हो चुका है एज अ डायरेक्टर। सुनो, कोई इंडिविजुअल जो कि डायरेक्टर नहीं है, कोई फर्म कोई प्राइवेट कंपनी और कोई बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो रहे, अपॉइंट किए जा रहे हैं, अपॉइंट किए जा रहे हैं कंपनी में और रिसीव्स रेम्यूनरेशन। सुनो यहाँ पे फिर से देखना क्या बोलना चाहता है, पहले तो इन्होंने क्या बोला था, ध्यान देना, इफ द डायरेक्टर होल्डिंग इट रिसीव्स एनीथिंग बाय रेम्यूनरेशन ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन टू विच इज एंटाइटल्ड एज डायरेक्टर, मतलब एज अ डायरेक्टर जितना पैसा मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है तो, और अगर कोई भी बंदा इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म रिसीव्स एनीथिंग एज अ रेम्यूनरेशन, ओके भाई साहब क्या बात है, कुछ तो भी फर्क है सर, हमें समझाओ सर, आप ये क्या फ्रीक आउट कर रहे हैं बीच में, ओके भाई साहब ये सब क्या चल रहा है आपका, तो ध्यान देना ये वाला पार्ट आपको नीचे दिख रहा है, तो अब आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो इसका कोई लेना देना नहीं है, इट डजेंट मैटर क्वालिफाइड और नॉट, इफ ये कौन है, मान लो ये कौन, सब कुछ ये रिलेटेड पार्टी है हमारी, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह, क्वालिफाइड और नॉट, अगर ये 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा है तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट और नॉट, डिड यू गेट माई पॉइंट, समझे, सिंपल। यहाँ पे क्वालिफाइड की बात है, डायरेक्टर की पोजीशन के, यहाँ पे कुछ भी काम करवा भाई साहब, डायरेक्टर छोड़ के किसी से भी, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, यहाँ पे डायरेक्टर नहीं, यहाँ पे डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी होनी चाहिए। यू गॉट दिस पॉइंट। अब ना हम एक पॉइंट और पढ़ते हैं कि इन्होंने बोला है कहीं पे तो भी आर्म्स लेंथ प्राइस की बात हुई थी, ये अभी तक नहीं आया ना, चलो एक बार ये वाला पार्ट खत्म करते हैं फिर आर्म्स लेंथ की तरफ उड़ी मारते हैं। ओके, हमने समझ लिया है कि प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अब आगे जल्दी से बढ़ते हैं, आगे जल्दी से मिलो। सी इज फॉर रेम्यूनरेशन फॉर अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटी डेरिवेटिव देयरऑफ कंपनी एक्सीडिंग 1% ऑफ नेटवर्क। देखो हमने किसी बंदे को, सुनो फिर से एक मयूर लिमिटेड का एग्जांपल लेते हैं, मयूर लिमिटेड को क्या करना था, आईपीओ लाना था या पीओ लाना था, मयूर लिमिटेड ने किसी बंदे को जो कि रिलेटेड पार्टी है एज एन अंडर राइटर अपॉइंट किया, क्या किया इसे हमने, अंडर राइटर अपॉइंट किया, मयूर लिमिटेड ने इस बंदे को अंडर राइटर अपॉइंट किया फॉर द आईपीओ, और इसको जो ना सुनो कमीशन दे रहे थे, कमीशन या रेम्यूनरेशन जिस टाइप का बोलना है, लेकिन यूजुअली कमीशन देते हैं,
तो उसको हमने कमीशन दे रहे कितना, मोर देन 1% ऑफ नेटवर्थ, मतलब कंपनी के नेटवर्थ से 1% से ज्यादा का देना चाहते हैं, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसको हम बोलेंगे ओआर पास करो, इससे कम है तो। सर सुनो सुनो, मेरे को एक फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम अबव लिमिट जाए तो इसको आरपीटी बोलेंगे क्या? हाँ आरपीटी बोलेंगे। अगर बिलो लिमिट है तो, बिलो लिमिट है तो क्या इसको आरपीटी बोलेंगे क्या? नहीं। अरे सर ऐसे कैसे यार, रिलेटेड पार्टी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी। इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी के साथ में ट्रांजैक्शन करना। ओके, तो हमने अलग अलग टर्म्स वहाँ पे पढ़े थे ना, इसीलिए। तो मैं एक बार ये पूरा सेक्शन वगैरह होने के बाद में ना फाइनली में एक बहुत समराइज वर्जन में सब कुछ बताऊंगा एकदम क्लियर में, लेकिन बने रहो वीडियो में। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारी चीज़ें उधर उधर जंप करके पढ़ानी पड़ रही मुझे भी। सुनो अब सुनना, टर्नओवर नेटवर्क कैसे निकालना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पिछले साल के उसके हिसाब से। अगला पार्ट ये बहुत सिंपल है, अगर कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है, अगर होली ओन्ड सब्सिडरी है तो उसके केस में रेजोल्यूशन पास बाय होल्डिंग कंपनी शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग। मतलब मयूर लिमिटेड और मयूर लिमिटेड की एक होल्डिंग सब्सिडरी है, मयूर लिमिटेड और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट इज ऑब्वियसली अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो मेरी सब्सिडरी है भाई साहब, सब्सिडरी मेरी होल्डिंग कंपनी के साथ मैं भी ट्रांजैक्शन करूंगा तो क्या होगा, वो होगा रिलेटेड पार्टी वाला ट्रांजैक्शन। तो अगर हम दोनों में ट्रांजैक्शन हो, देखो रिलेटेड पार्टी वाला ट्रांजैक्शन जो 188 में कवर होता है वो नहीं, मतलब लिमिट के ऊपर वाला वो नहीं। सुनो ये दोनों में चल रहा है कि नहीं खेल? तो अब मेरी बात प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं इतना कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो आप कि हम दोनों में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैंने कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया, बोर्ड रेजोल्यूशन हो या कोई भी रेजोल्यूशन हो, अगर मैंने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो मान लेंगे कि वो होल्डिंग कंपनी के यहाँ पे भी पास हो चुका है। अरे क्यों? होल्डिंग कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है भाई साहब? मेजॉरिटी। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है। अरे मैं मयूर लिमिटेड उस कंपनी के सारे शेयर ऑलमोस्ट मैं ही ओन करता हूँ, क्यों जरूरत है भाई साहब? मतलब मैं यहाँ पे एक ओआर पास करूंगा, वहां पे जाके अरे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, चलो एक ओआर पास कर। क्या बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, समझे? और सुनना, एक मेरा एक सवाल है, मैं एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड में रिलेटेड पार्टी होल्ली ओन सब्सिडरी में, हम दोनों ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं अबव द लिमिट, तो मुझे एक बताना कितने रेजोल्यूशन पास होंगे? हमारे यहाँ पे 2 पास होंगे, उनके यहाँ पे पास होंगे क्या? हमारे यहाँ पे एक बीआर पास होगा और एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। हाँ सर, उनके लिए भी तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर मेरा भाई है, अगर मैं मेरे भाई का भाई हूँ, तो मेरे भाई का भाई भी तो मैं हूँ ना, म्यूचुअल रिलेशन होता है वो। तो वैसे ही अगर मैं किसी की रिलेटेड पार्टी तो उनकी रिलेटेड पार्टी मैं हूँ, सही है? तो उनको भी तो पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या, ऑलमोस्ट सेम डिटेल जैसे हमने एजेंडा में पढ़ी थी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की डिटेल। ये नीचे वाले पार्ट बाद में देखते हैं, इसके बाद में ना ओके एलओडीआर का ही पार्ट आने वाला है। पहले अभी एक बहुत बड़ा मतलब झमेला खत्म करना है, झमेला ही बोलना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो मेंबर शैल वोट ऑन रेजोल्यूशन टू अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट which may be entered by company if such member is a related party। अगर कंपनी का मेंबर ही रिलेटेड पार्टी है, कंपनी का मेंबर ही रिलेटेड पार्टी है कंपनी की, तो उस बंदे को वोट ना करने दे मीटिंग में, उस बंदे को वोट ना करने दे मीटिंग में। क्योंकि मतलब खुद ही की थाली से, मतलब खुद किसी को परोसो और उसमें से खाओ, कैसे अच्छा लगता है क्या? समझे? बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर मेंबर रिलेटेड पार्टी है तो उस मैटर पे वोट नहीं करेगा जिसमें हम रिलेटेड पार्टी को अप्रूव कर रहे हैं, सॉरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर रहे हैं। प्रोवाइडेड आल्सो दैट nothing contained in second proviso shall apply to company in which 90% or more member in number are relative
ऑफ प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार आप, ये मतलब मजाक चल रहा है क्या? नहीं सर सच में, ये इतना प्यारा सा पॉइंट है। ये बोल रहे हो अगर हमारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में यूजुअली होता है कि घर वाले ही लोग मेंबर्स होते हैं, तो ऐसे केस में जो कंपनी के प्रमोटर है उन्हीं के रिलेटिव है, या फिर पूरी कंपनी के 90% या उससे ज्यादा लोग ही रिलेटेड पार्टी है, प्रमोटर के रिलेटिव है या फिर रिलेटेड पार्टी है, तो मेरे दोस्त भाई ये तुम कहाँ, मतलब किसका इंटरेस्ट खराब हो रहा है? घर के ही लोगों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, सब कुछ घर में ही है, तो क्या प्रॉब्लम है? आपको करने दो, ना खेलने दो, समझे? तो आपको ये सेकंड प्रोविजन लगे सर, सेकंड प्रोविजन क्या था? ये ना भाई, ये था सेकंड प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन में क्या बोल रहे थे कि मेंबर रिलेटेड पार्टी तो वोट नहीं करेगा। अरे 90% अगर ये प्रमोटर के रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी ही है तो फिर क्या कर सकते हो वोट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन द सब सेक्शन, अरे भाई साहब ये सब सेक्शन में दिया है वही अप्लाई नहीं होगा टू ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बिटवीन अ कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अदर देन ट्रांजेक्शन व्हिच आर नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। ओके ओके, अगर ये पॉइंट इतना कहना चाहता है मयूर लिमिटेड का कोई तो भी काम है, वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, आर्म्स लेंथ बेसिस पे कर रहा है किसी रिलेटेड पार्टी के साथ में, तो ये सबसेक्शन नहीं लगेगा। ये ये पास करने की जरूरत नहीं है, बीआर वगैरह ये सब इतना सारा। अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन डिपेंड करता है बीआर का, तो वो तो पास ही नहीं करना भाई साहब, समझे? समझे? तो अब आता है सवाल कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, आर्म्स लेंथ बेसिस क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स क्या है, आर्म्स लेंथ बेसिस क्या है? अब आर्म्स लेंथ वाला यहाँ पे दिया है तो इस बार जल्दी से देखते हैं। एक्सप्रेशन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, इसको आर्म्स लेंथ बेसिस भी बोल सकते हैं, means a transaction between two related party that is conducted as if they were unrelated so that no conflict of interest। बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, ये है किराने की दुकान, किराना, यहाँ पे एक चाचा बैठते हैं। अब सुनना, दो केसेस हैं, इनकी दुकान पे इनका बेटा आया, दोनों ही क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, बिस्किट्स का ट्रांजैक्शन, बिस्किट का पैकेट लेके जाना है। सुनना, अब क्या हुआ, इनका बेटा आया, बोले पप्पा बिस्किट दो। क्या बोला इसने, पप्पा बिस्किट दो। उसके पप्पा ने दिया लेकिन फ्री में दिया। ये देखो, ये चाचा है, ये इनका क्या हुआ, बेटा हुआ, फ्री में दिया। अब मैं गया, चाचा बिस्किट दो। चाचा बोले पहले 10 रुपए दे। चाचा बोले, मतलब उन्होंने मुझे बिस्किट दिए लेकिन बोले 10 रुपए दो, समझे? ये दोनों, वो चाचा और बेटा क्या हुए, वो चाचा का बेटा और वो दोनों क्या हुए, क्या हुए, रिलेटिव्स। लेकिन मैं और चाचा रिलेटिव है, अनरिलेटेड पार्टी है, रिलेटिव है तो रिलेटेड पार्टी है, तो पहले ट्रांजैक्शन में ये रिलेटेड पार्टी है, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो अगर मान लो जो मेरे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है इसको बोलेंगे अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं हम। तो अगर किराने वाले अंकल बिस्किट बेचना उनका काम है, भाई साहब किराने की दुकान है, कुछ भी सामान बेचते, बिस्किट बेचना क्या ऑर्डिनरी कोर्स में, हाँ। अगर ये रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शन हो रहा है और ये फ्री में नहीं दे रहे, ये बोल रहे बेटा पहले 10 रुपए दे और फिर बिस्किट ले, तो फिर इसको बोलेंगे आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, समझे? जैसा दूसरों के साथ में ट्रीटमेंट कर रहे हो ऐसा ही अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ में भी ट्रीटमेंट करो, तो ही हम क्या बोलेंगे इसे, तो ही हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो ना यार, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बोलेंगे इसे। अब जल्दी से आते हैं हम अगले पार्ट पे। इसे समझने से पहले, आगे जाने से पहले एक फाइनल इतना प्रोविजो देखते हैं, फिर छोटे मोटे सबसेक्शन देखते हैं। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन अंडर फर्स्ट प्रोविजो, वो ओआर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी अगर होल्डिंग और डब्ल्यूएस के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अगर होल्डिंग कंपनी और होली ओन सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन सी होल्डिंग सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी जिसके अकाउंट्स
होल्डिंग कंपनी के साथ कंसोलिडेट होते हैं और शेयर होल्डर्स के सामने रखे जाते हैं, वो नॉर्मल सी चीज़ है। बट समझे, होल्डी ओन्ड और ये सब तो एक ही नाता है भाई सब इनका, तो इनके बीच में ये ज़रूरत ही नहीं है सब करने की। ओके, OR पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस BR पास कर दो, बोर्ड रेजोल्यूशन, नॉर्मली लगता ही है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे कोई भी जो भी लग रहे हो, आ जाओ यहाँ पे। अब ध्यान देना, गाइडेंस नोट में से पढ़ना है हमें छोटी मोटी चीज़ें। ये पूरा आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, मैंने पढ़ा हुआ है। अब मैं कहना चाहूँगा, सुनो, अरेंजमेंट हमने पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट वर्ड का यहाँ पे सिंपल में उन्होंने क्या मतलब देखे रखा है, अग्रीमेंट। इसमें उन्होंने मतलब क्या देखा है, देखे रखा है अग्रीमेंट। फिर इसके बाद में अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हमने वहां पे लिखा है। क्या ऑर्डिनरी कोर्स एक्ट में डिफाइन था? एक्ट यूजेस द टर्म ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट डज नॉट डिफाइन इट। तो अब देखना, यूजुअली नॉर्मल मीनिंग क्या है, जनरल मीनिंग क्या है इसका? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब पार्ट ऑफ डूइंग रेगुलर बिजनेस, रेगुलर और कस्टमरी कंडीशन और कोर्स ऑफ थिंग एज थिंग्स यूजुअली हैपन। मतलब अब किराने वाले अंकल का काम है, सुनो, ऑर्डिनरी बिजनेस, सामान वगैरह बेचना। अगर किराने वाले अंकल ने अगर अचानक से ही उनकी दुकान, मतलब उनकी दुकान मान लो 2-3 ऐसे लाइन में थी, उसमें पूरा काम था उनका सेलिंग वगैरह ये सब, उन्होंने एक बार कभी तो भी 1 महीने के लिए किसी बंदे को वो दुकान किराए पे दे दी, उस बंदे को जरूरत में थी। क्या ये रेगुलरली नॉर्मली करते क्या लीजिंग का काम? इनका काम मेनली क्या है भाई साहब, ऑर्डिनरली सिर्फ सामान बेचना। ये किराए विराए के काम देते नहीं, किसी को देंगे भी नहीं, ये तो इमरजेंसी थी इसलिए दिया। तो क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स में था? नहीं। रेगुलर बिजनेस है तो होता, नहीं तो नहीं। तो ये सुनो, एक्ट में क्यों डिफाइन नहीं किया है? क्योंकि भाई साहब हर कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस अलग होगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम करना अलग होगा। अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मेरा वो काम ऑर्डिनरी, मैं सर्विस देता हूँ तो मेरा वो काम ऑर्डिनरी है। मैं सर्विस देता हूँ, अचानक से मैंने कोई तो भी प्रोडक्ट बनाया लोगों को बेच रहा हूँ, अचानक से, अभी तक शुरू भी नहीं किया, वो ऑर्डिनरी है क्या? नहीं। अब एक ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है, लीगल डिक्शनरी है, इसमें क्या बोलते हैं, नॉर्मल रूटीन ऑफ मैनेजिंग ट्रेड और बिजनेस। ओके, अब देखना एग्जांपल सुनो। हाउएवर इफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन डिसाइड्स टू अक्वायर अनदर कंपनी विच इज एंगेज इन कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस, इसको हम ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं बोलते। मतलब मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं किसी कंपनी को अक्वायर करना चाहता हूँ जो भाई साहब एनिमल्स को पेट बना के रखते हैं, मतलब वो पेट फार्म वगैरह जैसी कंपनी होती है ना, कोई तो भी पोल्ट्री फार्म टाइप वैसे कोई तो भी कंपनी है, या फिर पेट से रिलेटेड कंपनी में उसको अक्वायर करना चाहिए। क्यों? मेरे को एनिमल से बहुत प्यार है यार, मतलब आई एम जस्ट एनिमल का प्रेमी, उनसे मतलब इतना ही करना, वॉट एवर किसमें भी डाइवर्सिफाई करवा लिया अपना बिजनेस। तो इसको हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। आगे इतना एक बार पार्ट क्या कर लो, आप यहाँ से आगे एक पढ़ लो, हम किस चीज़ को ऑर्डिनरी कोर्स में बताएंगे, ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। MOA देखेंगे, OA देखेंगे, देखेंगे कि काम हर बार करते कि नहीं, रिपीटेटिव नेचर का, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक, आपका काम है। वैसे मैंने बेसिक आपको बताया था। देखो, सिर्फ MOA AOA से पता चल रहा है क्या कि वो काम आपका क्या है ऑर्डिनरी में? नहीं, एक्चुअली में वो काम करते भी हो कि नहीं। MOA में मैंने लिख के रखा है कि वो हम काम कर सकते हैं बट कर रहे नहीं है, तो क्या उसको बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी कोर्स में? नहीं। क्या वो हम एक्चुअली में करते हैं? मैंने MOA में लिख के रखा है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, वो एक्चुअली में नहीं करते, और अचानक एक दिन उठ के कर दिया वो काम, क्या वो ऑर्डिनरी है? नहीं। काना मेरे काना मेरे काना, मैं निहारूं तुझे। देखो यार, ये आप पढ़ सकते हो। आर्म्स लेंथ बेसिस का हमने पढ़ा था। सुनो, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू आर्म्स लेंथ प्राइस, क्योंकि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन इज अ वाइडर कंसेप्ट देन आर्म्स लेंथ प्राइस। सुनो, आर्म्स लेंथ बेसिस डज नॉट मीन आर्म्स लेंथ प्राइस, as price is just one of the components of the term dealing with other party and there are several other things. एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे देखिए रखा, देखो, अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है, प्राइस दोनों लोगों से 100 रुपए पर यूनिट चार्ज कर रहा है, नॉर्मल है, लेकिन इट मे सीम दैट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन लग रहा है प्राइस पे कि 100 दोनों से ले रहे हैं,
However, if the credit period is granted to unrelated party, 15 दिन का है, where related party को credit period 6 महीने, भाई साहब इतना टाइम पैसे वापस देने के लिए। मैंने एग्जाम्पल ये लिया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्म्स लेंथ नहीं बोलेंगे। ओके, व्हाट वुड हैव बीन द प्राइस इफ ट्रांजेक्शन विद अनरिलेटेड, ये केस लॉ वगैरह देख सकते हो। अब इनकम टैक्स में भी कुछ है, वो भी देख सकते हो। वैसे तो ये कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको गाइडेंस नोट्स में से कुछ कुछ चीज़ें मैंने बताई वो अच्छी लगी होंगी। आप एक बार बस इसे खुद से पढ़ लेना। इसमें सबसे मेन पॉइंट ना ये वाला, ऐसा समझ लो, सबसे मेन पॉइंट ये, आपको ये तो पता ही होना चाहिए था, नहीं होता तो क्या ही बात कर रहे हो यार, आप मजाक कर रहे हो। ये मैं एक बार बाद में फिर से बताऊंगा। चलो आगे बढ़ने से पहले ना एक रिवीजन कर लेते हैं। लेट मी सी, ओ माय 1 घंटा हो चुका है। आई ट्राइड कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाए, बट सिंस इट इज वेरी डिटेल्ड वी हैव टू टेक आवर टाइम। 177 भी देखना है, वो यहाँ से ही देखेंगे बाद में। सुनो 188 आरपीटी वाला क्या बोलता है। सबसे पहले रूल्स, डायरेक्टली रूल में घुसेंगे और नीचे उन्होंने सेक्शन वाला भी पार्ट देके रखा है। सुनो, रूल 15, एजेंडा में कुछ मैटर डिस्क्लोज कर दें। नेचर एंड नेम एंड रिलेशनशिप विद रिलेटेड पार्टी, नेचर, ड्यूरेशन एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर करने वाले, कोई मटीरियल टर्म्स, कोई एडवांस पेड या रिसीव्ड है, मैनर ऑफ डिसाइडिंग द प्राइस और एनी अदर थिंग, कैसे प्राइस डिसाइड किए वगैरह। अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए उसमें ड्यूरिंग द डिस्कशन। वेल, हमने इसका एक एक्सेप्शन पढ़ा था, मैंने ये भले ही यहाँ पे नहीं लिखा है बट आई थिंक आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर ही देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि क्या था। स्टार मार्क का याद रख लेना, मतलब 90% भाई सब कंपनी के खेले में लगे रहोगे, मतलब कंपनी के ही मेंबर खेल रहे हैं 90% में, तो क्या इस चीज़ को हम बोलेंगे कि इनको मीटिंग में रहने नहीं देंगे। सॉरी सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई। आई एम लिटरली सॉरी फॉर द मिस्टेक। कुन फाया कुन, ये क्या हुई गन। ओके, वो मेंबर वाले केस पे था, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर वो मीटिंग में रहेगा ही नहीं, नो एक्सेप्शंस, मीटिंग में रहेगा ही नहीं। आगे एक इसमें भी हमने पढ़ा था प्रोविजन में कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें सिमिलर रहनी है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जो चीज़ है, मेन पॉइंट ये वाला है, सुनो 3 है। सेल वगैरह ये सब कर रहे हो आप किसी गुड्स या मटेरियल का, 10% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा, अप टू लिमिटेड बीआर चल जाएगा, ओवर द लिमिटेड आपको ओआर पास करना पड़ेगा। सेलिंग, डिस्पोजिंग, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, 10% ऑफ नेटवर्क लिमिट है। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी 10% ऑफ टर्नओवर, अवेलिंग और रेंडरिंग सर्विस 10% ऑफ नेटवर्क। यहाँ तक क्लियर है, होगा क्लियर एकदम। ये लिमिट्स अप्लाई करेंगी इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर विद प्रीवियस ट्रांजैक्शन यानी एग्रीगेट। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, इन अ फाइनेंशियल ईयर। वैसे तो पता होना ही चाहिए फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि लॉजिक वही बन रहा है इस ट्रांजेक्शन्स का। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट, अगर आप किसी बंदे को अपॉइंट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किसी बंदे को अपॉइंट कर रहे हो इन अ प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एट अ रेम्यूनरेशन, 2.5 लाख से 2.5 लाख पर मंथ से ज़्यादा दे रहे हो। प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट याद है आपको। डायरेक्टर के केस में डिजर्व और नॉट डिजर्व, और बाकी के केस में बस लगा के रखना है। अगर रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हो तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर है तो ओआर पास करो, नहीं तो बीआर से चल जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन भाई साहब, अगर किसी बंदे को दे रहे हो 1% से ज़्यादा, किसी भी बंदे को, क्या नहीं, रिलेटेड पार्टी को 1% से ज़्यादा नेटवर्क दे रहे हो तो ये ना चल बे। अब प्रोविजो भाई साहब, कितने सारे प्रोविजो पढ़े थे हमने, तो ये देखो, अगर ट्रांजेक्शन विद इन लिमिट है बीआर चल जाएगा, ओवर द लिमिट है तो ओआर पास करना पड़ेगा। सुनो, मेंबर बीइंग रिलेटेड पार्टी शैल नॉट वोट ऑन रेजोल्यूशन, अगर कोई मेंबर रिलेटेड पार्टी तो रेजोल्यूशन पे वोट नहीं करेगा। जस्ट सेकेंड, ये वाला एक पॉइंट याद रख लेना, मुझे अभी याद है। प्राइवेट कंपनी पे रिलेटेड पार्टी वाला अप्लीकेबल नहीं होगा 188 के लिए। वापस आते हैं, मेंबर अगर रिलेटेड पार्टी वोट नहीं करेगा। वैसे हमने यहाँ पे एक देखा था कि 90% अगर, सॉरी यहाँ पे मैंने एक वर्ड ओमिट कर दिया है गलती से, कि क्या है, रिलेटिव्स ऑफ प्रमोटर है या फिर आरआरपी। आर रिलेटेड पार्टी,
यार नोट्स बनाने में कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम्स, यू कैन जस्ट गेस, बहुत सारा लिखना पड़ता है तो इधर उधर वर्ड्स हो जाते हैं। अगर प्रमोटर के रिलेटिव है या फिर रिलेटेड पार्टी, इतने लोग 90% मेंबर्स कम से कम, तो भाई साहब मेंबर वोट कर सकता है उस रेजोल्यूशन पे। अब नोटिफिकेशन, ये तो अलग सी चीज हो गई नीचे की, ये तो हमने एक्ट में पढ़ा था, अभी नोटिफिकेशन में पढ़ते भाई साहब। नोटिफिकेशन क्या कहता है? प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी के भाई साहब मेंबर रिलेटेड पार्टी हो ना हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, करो वोट करो। ट्रांजैक्शन बिटवीन टू गवर्नमेंट कंपनी, दो गवर्नमेंट कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है मेरे दोस्त, ट्रांजैक्शन, तो फिर अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी। क्या क्या समझ रहे हैं हमको? प्राइवेट कंपनी, दो गवर्नमेंट कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या इनको करने मतलब रेजोल्यूशन के टाइम पे मेंबर को बोलना है क्या कि वोट मत कर सकता भाई साहब। अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी को अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट के, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दिया था, उनके अप्रूवल से वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या वहां पे हमको मेंबर को बोलना है कि तू वोट मत करने देना है? सेक्शन 188 नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स में ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। ओके, अगर होल्डी ओन सब्सिडरी एंड अपनी क्या इसको बोल सकते हैं, होल्डिंग ओन सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी में रेजोल्यूशन अगर होल्डिंग कंपनी का जो पास हुआ है वो सफिशिएंट होगा, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ, सॉरी क्या गड़बड़े हो रही है आप, ये जब लैपटॉप में लिखा जाता है तो ही इसकी गड़बड़ हो जाती है। आप अगर आपके पास ये जो कॉपी आई है इस पे सही से चीज़ें नहीं है, आप लेक्चर के दौरान लिख लेना। आगे वाला, अबव ट्रांजैक्शन शैल बी डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट अबव। ओके, चलो एक काम कर लेते हैं, ये पॉइंट इधर से, अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन फॉर एंट्री, जो ऊपर दिया गया ट्रांजैक्शन है, ऊपर दिया गया जो ट्रांजैक्शन है वो बोर्ड रिपोर्ट में आपको बताना है, एज इन जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप बोर्ड रिपोर्ट में बताओ, कौन सा, जो लिमिट में वो भी और जो लिमिट के बाहर है वो भी बताओ, और इसके साथ में बताओ कि क्यों रिलेटेड पार्टी के साथ में करो। आप बोल सकते हो कि ये बंदा एक्चुअल में बहुत भारी काम करता है, हमने उसको सस्ते वस्ते में दिया, आर्म्स लेंथ बेसिस पे कर रहे हैं, बताओ आप। ओके, हम ना एक काम करते ताकि लेक्चर बहुत लंबा ना जाए, इसको नोट से ही पढ़ते हैं, एंड आई थिंक यू आर केपेबल नाउ कि आप ये छोटा मोटा पार्ट समझ पाओ। जो मेन पार्ट था जिसको हमको यहाँ से समझना था वो हमने यहाँ से किया है, अब ये जो थोड़ा बहुत पार्ट बताया, आई थिंक यू आर केपेबल टू डू इट। आपको इसका मतलब जो है वो हैंड रिटन नोट से समझा देता हूँ। अगला, कोई भी डायरेक्टर है या एम्प्लॉई है, वो रिलेटेड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट कर रहा है विदाउट बीआर या फिर ओआर, लिमिट में था लेकिन बीआर पास नहीं किया, लिमिट से ऊपर था लेकिन ओआर पास नहीं किया, किसी डायरेक्टर एम्प्लॉय ने क्या की, रिलेटेड पार्टी, वो कंपनी की रिलेटेड पार्टी हो सकती है, डायरेक्टर या एम्प्लॉय की हो सकती है। अगर 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 उस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बीआर पास करके या शेयर होल्डर्स ने ओआर पास करके रेटिफाई नहीं किया 3 महीनों के अंदर ट्रांजैक्शन के, तो वो ट्रांजैक्शन वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड, अगर वो विद इन लिमिट था, ऊपर था तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, इसको वॉइड कर सकते हैं। वॉइड एबल का मतलब होता है वॉइड कर सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शन बेनिफिशियल है तो ऑफकोर्स रखेंगे, नहीं है तो भाई साहब पकड़ो इसको। अगर ट्रांजैक्शन वॉज विथ रिलेटेड पार्टी ऑफ डायरेक्टर और ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर, द कंसर्न डायरेक्टर शैल इंडेमनीफाई कंपनी अगेंस्ट लॉस इनकर्ड बाय कंपनी। सुनो, यहाँ पे हमने बोला कंपनी की और यहाँ पे डायरेक्टर या एम्प्लॉय की। देखो नॉर्मली केस में कोई भी रिलेटेड कंपनी की रिलेटेड पार्टी हमारे के साथ में किया था, सब कुछ हो गया। अब मान लो कंपनी ने डिसाइड किया वॉइड करना है भाई साहब इसको, ये ट्रांजैक्शन अच्छा नहीं था, ओ माय गॉड, और इसके वॉइड कर दिया और कंपनी को नुकसान हो गया, अब भरपाई कौन करके देगा, ये रिलेटेड पार्टी नहीं, आपकी पीठ में छुरा छुरा किसने घोपा है, डायरेक्टर ने घोपा है, तो उसको पकड़ो। तो ये बोल रहे अगर ट्रांजैक्शन डायरेक्टर की रिलेटेड पार्टी के साथ में था, डायरेक्टर की रिलेटेड पार्टी मतलब डायरेक्टर का रिलेटिव वगैरह कोई था, उसके साथ में ये ट्रांजैक्शन था, या फिर इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किसने किया था, इस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया था हमारे डायरेक्टर भाई साहब ने, तो उस डायरेक्टर ने, कंसर्न डायरेक्टर्स मतलब उस डायरेक्टर या डायरेक्टर्स ने क्या करना है, इंडेमनीफाई करना है कंपनी को उस लॉसेस के अगेंस्ट जो कंपनी को उन्होंने लॉसेस लेके दिए। अगला, विदाउट प्रिजुडाइज टू सबसेक्शन 3, जो ऊपर हम बोल रहे हैं इंडेमनीफाई करके देना है कंपनी को अगर कंपनी का नुकसान हो रहा है, वो वैसा ही रहेगा, उसको हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उसके अलावा उसके साथ में
कंपनी क्या कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है अगेंस्ट डायरेक्टर या एम्प्लॉय फॉर रिकवरी ऑफ लॉस। मतलब इंडेमनीफाई का ऑप्शन है आपके पास, वो भी हो सकता है, या फिर वो बंदा मान नहीं रहा है, वो बंदा मान ही नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हो और उससे पैसे रिकवर कर सकते हो। इसके प्रोसीड का मतलब होता है प्रोसीडिंग्स करवा सकते हो उसके खिलाफ, आप उसकी सैलरी वगैरह उसमें से पैसा निकाल लो, अगर वो देनी बाकी होगी कुछ भी कर सकते हैं। पनिशमेंट टू डायरेक्टर एम्प्लॉय एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। भाई साहब इतना सब कुछ बोल दिया है, आप हो डायरेक्टर या एम्प्लॉय, आपके भेजे में बात नहीं घुस रही है यार कि कंपनी का नुकसान हो सकता है, ऐसे ट्रांजैक्शन में मत घुसो, आपने कॉन्ट्रावेंशन में एंटर कर दिया है। मतलब ये वाला एक आता है, ऊपर वाले कितने सारे, मतलब समझ पा रहे हो, डिस्क्लोजर नहीं दिया, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो अगर कंपनी लिस्टेड है और तब आपने घोटाला किया है, तो भाई साहब बिना रुके कान पे इतने 25 थप्पड़ लगेंगे कि आप बहरे हो जाओगे। 25 लाख की पेनल्टी लग गई। और अगर कंपनी अनलिस्टेड, ठीक है, थोड़ा सा कम मारेंगे बट मारेंगे जरूर, 5 लाख की पेनल्टी। सिंपल और इजी, आई थिंक यू गॉट इट। लास्ट वाला पेज आपके खेलने के लिए, एग्जाम्पल्स वगैरह लिखने के लिए। ओके अब ये 177 क्या है, इसको पढ़ेंगे और इसके बाद में कुछ चीजें और देखेंगे। सुनो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ अप्रूवल, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑडिट कमेटी क्या होना चाहिए, अप्रूवल मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी प्रोवाइडेड दैट ओमनीबस अप्रूवल एनुअल बेसिस पे देना है, रूल 6 के बाद में। ओके अब ये क्या कहना चाहता है, चलो अच्छे से देखते हैं। ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिक्वायर करता है क्या, अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, क्लियरली लिखा है ऑल। अब वो 188 वाला हो या अदरवाइज, मतलब कोई भी हो, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो, क्या होगा उसको रिक्वायर क्या करेगा, अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, क्योंकि वहां पे लिखा था। तो ऑडिट कमेटी मे गिव ओमनीबस अप्रूवल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। ओमनीबस मतलब यूनिवर्सल या ब्लैंकेट, यूनिवर्सल या फिर ब्लैंकेट अप्रूवल। मतलब आपने मम्मी को पूछा, मम्मी मैं गेम खेल सकता हूँ क्या, 1 हफ्ते तक का मम्मी ने परमिशन दिया, 1 हफ्ते तक की परमिशन है कि रोज तुम 1 घंटा गेम खेल सकते हो, 1 घंटे से ज्यादा नहीं खेल सकते, हफ्ते भर की परमिशन है, अगले हफ्ते फिर से पूछना पड़ेगा, अगर तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स अच्छा है तो मैं सोचूंगी, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या हुआ, मम्मी ने एक लंबी परमिशन दी है, सिर्फ 1 दिन की, 1 बार की परमिशन नहीं, पूरे हफ्ते तक तुमको परमिशन है, तुम रोज वीडियो गेम खेलो, मुझे कोई बात नहीं, बट 1 घंटे की लिमिट है, 1 घंटे से ज्यादा नहीं खेलना है। अगले इसके समझ पा रहे हो, तो ये होता है ओमनीबस अप्रूवल, एक ही साथ में बहुत सारे इसके लिए अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए। भाई साहब समझो, कंपनी ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाली, बार बार वो ट्रांजैक्शन आने वाला है, सेम टाइप का ट्रांजैक्शन है, हर बार ऑडिट कमेटी सुनो क्या हम इस ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकते हैं क्या, हर बार नहीं पूछना है हमें उनसे, समझे। तो वो बोल रहे एक ही बार में देते, सिमिलर ट्रांजैक्शन है ना, करो ये लो अप्रूवल अभी से देके रखते, पूरे साल का अप्रूवल एक साथ में देते, ओमनीबस। देखो यहाँ पे लिखा है ना एनुअल बेसिस में, बट बोले सुनो आप अप्रूवल ऐसे ही नहीं दे सकते ओमनीबस, कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है देखते हैं। बोर्ड का अप्रूवल मिलने के बाद में, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद में, ऑडिट कंपनी ने क्या करना है, क्राइटेरिया देखना है, मैक्सिमम शैल, यार ये क्या हो जाता है इसको, ले डाउन क्राइटेरिया। ओके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी कर सकती है कंपनी, ये सुनो, तुम ना 2 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो 1 साल में, 1 साल में तो मान लो 10 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन इस टाइप के ट्रांजैक्शन में कर सकते हो रिलेटेड पार्टी के साथ में, बिना हमसे पूछे, ओमनीबस अप्रूवल, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन, तुम मस्त एकदम मजे में चल रहे, हम बोल रहे 10 करोड़ लिमिट देने, एक पर्सन के साथ में 1 करोड़ से ज़्यादा का, या फिर एक टाइम पे जो ट्रांजैक्शन कर रहे 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन। एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर टू ऑडिट कमेटी, भाई साहब आप ऐसा नहीं कि अप्रूवल दे दिया आपको एक बार में तो मम्मी आपको चेक नहीं करने, मम्मी ने बोला कि तुमको 1 घंटा हर दिन 7 दिन तक वीडियो गेम मिलेगा खेलने को, बट आप क्या इतने शरीफ हो कि 10-15 मिनट ऊपर चले जाए तो क्या हो रहा है। मैंने वैसे तो लॉ फॉलो किया है, तो भाई साहब मम्मी कमरे में आकर दरवाजा खोल के चेक करे, क्या तुम गेम ज्यादा खेल रहे हो, आपको मम्मी को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। नहीं मम्मी मैंने इतने बजे शुरू किया था, अभी इतनी ही देर हुई है, 1 घंटा हुआ नहीं है।
तो आपके बोर्ड को जाके बताना पड़ेगा ऑडिट कमेटी को कि अरे भाई साहब हमने पूरा लिमिट में ही किया है ट्रांजेक्शन। सुनो, हम आपने तो 1 करोड़ बोला था, हमने सिर्फ 70 लाख का ही पर ट्रांजेक्शन किया है और साल में तो हमने 9 ही करोड़ का ट्रांजेक्शन किया है। बताना पड़ेगा, 9 करोड़ से ज़्यादा नहीं गए हम। फिर इसके अलावा पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विद ओमनीबस अप्रूवल। जो भी ट्रांजेक्शन को हमने ओमनीबस अप्रूवल दिया है उनको रिव्यू करो कि भाई साहब सब ट्रांजेक्शन सही है, कुछ फ्रॉड वॉड तो नहीं। ऑडिट कमेटी का काम क्या है भाई साहब? ये फ्रॉड वॉड जैसे केसेस को कंपनी में रोकना। ट्रांजैक्शन, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसको ओमनीबस अप्रूवल इनएलिजिबल है, मतलब नहीं देने का है हमको, इसको ओमनीबस अप्रूवल नहीं देना है। फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर ओमनीबस अप्रूवल। हमको ओमनीबस अप्रूवल देने से पहले क्या क्या देखना है? रिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन, रिस्पेक्टिवनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन कब अप्रूव होने वाला है, वो ट्रांजैक्शन कब अप्रूव होने वाला है, वो पास्ट में भी हो सकता है फ्यूचर में भी, एज इन अप्रूव नहीं, वो ट्रांजैक्शन ऑकर कब होने वाला है, वो हो चुका है एज इन हमने बोला रैटिफिकेशन, तो उसमें भी कवर करने वाले हैं कि नहीं, और फ्यूचर में यानी होने वाला है। जस्टिफिकेशन ऑफ अप्रूवल, भाई साहब आप अप्रूवल जो दे रहे हो उसका कारण क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों दे रहे हो ये ओमनीबस अप्रूवल? बोलो यार ये रिपीटेटिव नेचर का है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। जो ट्रांजैक्शन है वो रिपीटेटिव नेचर का होना चाहिए। ओमनीबस अप्रूवल जो दे रहे हो वो कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं दे रहे हो, कंपनी के लिए बेनिफिशियल है तो ही आप ये अप्रूवल दे सकते हो। ओमनीबस अप्रूवल शैल कंटेन नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर एंड ड्यूरेशन, कितना मतलब किस टाइप का ये ओमनीबस अप्रूवल कौन से ट्रांजैक्शन के लिए, कितने टाइम के लिए, 1 साल तक का दे सकते हो, मेरे को 6 महीने ही देना, ऑडिट कमेटी को 6 महीने दे सकते हो ड्यूरेशन। मैक्सिमम अलाउड ट्रांजैक्शन, हम 10 ट्रांजैक्शन अलाउ कर सकते हैं, 10 12 कितने, लिमिट बतानी है क्या ओमनीबस अप्रूवल में। इंडिकेटिव बेस प्राइस या फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इफ एनी, एक बेस प्राइस वगैरह जो क्या होना चाहिए उसका फॉर्मूला जो भी। फिर अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब सुनना, वेयर नीड ऑफ आरपीटी कैन नॉट बी फोर्सिंग। हमको पता नहीं कि रिलेटेड पार्टी की जो नीड है वो देख नहीं सकते कि ये हर किसी रिलेटेड पार्टी से हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, शायद हो सके शायद नहीं, कभी कभी होता है ना ऊपर नीचे, पता नहीं 19-20 चल रहा है कि हो भी सकता है ये डील मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, उस काइंड ऑफ। एंड अबव डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल। अबव डिटेल्स का मतलब क्या है, ये डिटेल्स हमें पता ही नहीं, तो ऑडिट कमेटी तब भी ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है, लेकिन तब भी अप्रूवल दे सकती है लेकिन सिर्फ अप टू 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ऊपर ना जाना चाहिए, समझे, अप टू 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन। अब सुनना, सिंपल सा पॉइंट है, वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए ओमनीबस अप्रूवल की, 1 साल तक, और कैन बी रिन्यूड इन नेक्स्ट ईयर। वेल सुनना, हमने पढ़ा था कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचने वगैरह का काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली एक पॉइंट लिखा है, ओमनीबस अप्रूवल आप नहीं दे सकते ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए जो कंपनी के अंडरटेकिंग को सेल या डिस्पोज करने का है, तो नहीं कर सकते। घर में थोड़े डिस्टर्बेंसेस चालू है, बाहर बारिश चालू है, लेकिन लेक्चर को ख़त्म करना पड़ेगा यार, तो समझ पाएंगे आप। ट्रांजैक्शन अंडरटेकिंग को बेचने का नहीं होना चाहिए ओमनीबस अप्रूवल के लिए, अदरवाइज कर सकते हो। और कोई भी अदर कंडीशन जो ऑडिट कमेटी को चाहिए, अरे डालो यार वहाँ पे, वो कंडीशन हमको चाहिए, समझे। अब फाइनल ब्लो देना है वैसा, फाइनल ब्लो पूरे इस पे। ओके, सब कुछ हो चुका है हमारा इसके हिसाब से, एवरीथिंग इज क्लियर एंड डन। अब एकदम सुनना, सुनो, देयर आर आरपीटी may not be covered under 188। जो 188 में 6 एंट्रीज दिए, 6-7 एंट्रीज दिए, उसमें शायद कवर ना हो, और मे बी कवर्ड विद देम, उसमें कवर्ड हो सकती है नहीं भी हो सकती है, समझे। तो मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर वो शायद कवर्ड ना हो, अगर कवर्ड है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल तो लगेगा ही लगेगा। क्यों, मे बी कवर्ड मतलब 188 के, मे बी कवर्ड इन 188(1), पूरे इसमें वो एंट्रीज दी गई है, उन ट्रांजैक्शंस को तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलेंगे ही बोलेंगे, मतलब अगर उन ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड पार्टी के साथ में करोगे तो 188 के हिसाब से उनको क्या बोलेंगे, हम आरपीटी बोलेंगे। मे नॉट बी कवर्ड इन दिस, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी। इसको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए, लेकिन इसको क्या चाहिए, क्या
हाँ, क्योंकि 177 में लिखा है सारे भाई साहब, सिर्फ 188 नहीं, 177 के भी 177 वाले भी, इसमें बोला गया है कि 188 के अलावा भी अगर कोई है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल। तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल कहाँ पे बोला गया है? ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए 177 में। तो अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है, वैसे तो 188 बोल रहा है कि BR चल जाता है, वैसे 188 बोल रहा है BR चल जाता है, OR चल जाता है, लेकिन अगर ऑडिट कमेटी है, उसका अप्रूवल नहीं लिया है, तो आप क्या कर रहे हो? 177 को कॉन्ट्रावीन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? 177 को कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, क्योंकि ऑडिट कमेटी का काम है अप्रूव करना, मॉडिफिकेशन को अप्रूव करना। किस चीज की? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट? चलो, आई थिंक अब बस मैं एक बार ये लिख देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा आज। आज हमने देखा है सेक्शन 188 विथ रूल 15, और इसके अलावा हमने देखा है गाइडेंस नोट बाय ICSI ऑन द टॉपिक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसमें हमने वैसे तो बेयर लॉ देखा था। बेयर लॉ में कॉन्सेप्ट्स कौन से देखे? ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा हमने देखा आर्म्स लेंथ प्राइस, फिर रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटिव, ये तो वैसे तो सेक्शन 2 में देखा था, रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटिव। फिर वैसे देखा जाए तो ऑर्डिनरी कोर्स यहाँ पे देखा था, क्योंकि एक्ट में डिफाइंड नहीं था। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था? इसके अलावा क्या देखा था? देखा जाए तो 177 देखा था। उसमें हमने देखा था क्या? उसमें हमने देखा था ओमनीबस अप्रूवल। उसमें हमने देखा था ओमनीबस अप्रूवल क्या होता है, ये कंसेप्ट देखी थी। इसमें हमने बेयर लॉ में लिमिट्स वगैरह देखी थी, काइंड ऑफ। हम देखा जाए तो क्या देखी थी? लिमिट्स देखी थी कि इसके लिमिट में क्या होगा। गाइडेंस नोट में हमने एक और चीज देखी थी। क्या देखा था? RPT इज अ स्मॉलर कंसेप्ट देन ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी। और सुनना, मैंने अगर गलती से मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि 188 में अगर BR की लिमिट में आता है सिर्फ, तो वो ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, और उससे ऊपर आता है तो RPT। वैसा कुछ नहीं है। अगर 188 में वो फॉल करता है तो RPT। अदरवाइज कोई भी ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी अगर 188 में है तो उसको रिलेटेड पार्टी, अदर है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी ओनली, TRP, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, TRP RPT। ओके, देखो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। जस्ट सेकेंड। ओके, तो ये कुछ काइंड ऑफ कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया। आप अच्छे से इसकी एक बार रिवीजन कर लेना, एंड आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। आपके लिए ये चीज़ और हमारे हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर डाउनलोड कर लेना। गाइडेंस नोट को पढ़ लेना, बहुत नॉलेज मिलेगा। एटलीस्ट स्पेशली वो जो मैंने मार्क करवा के दिए ना वो पॉइंट, उतने एटलीस्ट पढ़ लेना। यू विल बी सुपर सॉर्टेड। मैं पूरा PDF दूंगा जिसमें रेगुलेशन 23 भी है, और एक पॉइंट मैंने जो पढ़ाया नहीं है वो बता देता हूँ। बस वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट छोटा सा पॉइंट है तो बता देता हूँ जल्दी से, लेक्चर ख़त्म होने से पहले। शेड्यूल 5 कंपनीज एक्ट का 149(8) जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में एक पॉइंट बोलता है। शेड्यूल 3 उसमें एक पॉइंट लिखा है। शेड्यूल 4 के थर्ड ड्यूटी में बोला गया, काइंड ऑफ ड्यूटीज बोला गया इसमें, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने ध्यान देना है किस चीज़ पे? जब भी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करेंगे तब। सर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों? मुझे बोलो, ऑडिट कमिटी में मेजॉरिटी कौन होते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो फिर ध्यान किसको देना पड़ेगा? बस उतना पॉइंट था, बाकी खत्म। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। बहुत डिटेल में नहीं आए, गले की बैंड बजा दी। इसके अलावा एक और पार्ट आने वाला है जो LODR पे फोकस्ड होगा, तो आई लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा। अगले पार्ट के लिए तैयार हैं, तब तक के लिए खुश रहो, मज़े में रहो। बाय बाय।